नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन इतिहास में एक पन्ने के तौर पर दर्ज हो गया, क्योंकि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री का पद संभाला हो। आज उन्होंने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस मामले में पीछे छोड़ दिया। अब उनसे आगे सिर्फ एक ही हैं, वो हैं पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। देश के पहले प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 यानी मरने तक इस देश के प्रधानमंत्री पद का भार संभाला, और वो 6126 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। लेकिन आज चूंकि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो 4078 दिन तक लगातार संभाल चुके हैं। अभी तो ये पारी चल रही है, ये लंबी होगी, इस पर और बात होगी। और चूंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जो अपने पहले कार्यकाल में 4077 दिनों तक, यानी उनको देखें तो 24 जनवरी 1966 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर पहली बार शपथ ली थी, और वो 24 मार्च 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री बनी रही, अगर इसमें हम इमरजेंसी का समय भी जोड़ दें तो। अब वो चूंकि कार्यकाल के तौर पर अगर हम पूरा कार्यकाल देखें, उसमें अभी भी वो दूसरे नंबर पर बनी हुई हैं। लेकिन दिलचस्प इसलिए क्योंकि देश के दो ऐसे प्रधानमंत्री एक दूसरे के करीब आ गए जिनमें उन दोनों के समर्थक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इतिहास से लेकर वर्तमान तक सब चीजों को एक दूसरे पर उछालते हैं और सवाल करते हैं। कई बार तो ये लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नेहरू ठीक अभी मौजूदा प्रधानमंत्री से ठीक पहले प्रधानमंत्री थे क्या, ये आपको महसूस होता है। अगर आज के दिन ये देखा जाए कि चूंकि दोनों अपने समर्थकों के बीच में एक जबरदस्त राष्ट्र नेता के तौर पर मौजूद हैं, दूसरी तरफ अगर देखें तो एक तानाशाही अंदाज को दोनों तरह के समर्थक उसको पसंद भी करते हैं और आलोचक उनकी आलोचना करते हैं। दोनों का अंदाज एक था। अगर हम उस पर आज देखें, आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे कई बार लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू को लेकर इस तरह से बीजेपी के अंदर से चर्चाएं आती हैं, और खास तौर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या देश उनके सखा जो गृह मंत्री अमित शाह हों, वो अक्सर लगता है जैसे अभी भी हम लोग प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू हैं उनसे कोई कंपटीशन होता हुआ देख रहे हैं। तो ये दिलचस्प लगा आज का दिन, मुझे लगा कि ये है जिस पर ये बात करनी चाहिए कुछ इश्यूज को लेकर, क्योंकि एक तो भारत पाकिस्तान, भारत चाइना का रिश्ता, इस पर जरूर बात होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी आखिर दोनों की कैसे है, दोनों ने कैसे बदला इस रिश्ते को, और हिंदुस्तान में उनको कैसे देखा जाएगा, आज के वक्त कैसे देखा जा रहा है। इसके साथ साथ मुझे कई बार लगता है सांस्कृतिक इशू ऐसा है जो गांधी से अलग है, जो नेहरू और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के समर्थकों के अंदर आपको जबरदस्त विरोधाभास दिखाई देगा इस पूरे मसले पर। विदेश यात्राएं, विदेश नीति, इस पर भी बातचीत हो सकती है। तो घरेलू राजनीति से अलग मुझे लगता है इन तीन चीजों पर, चूंकि सांस्कृतिक मसला ऐसा है जिसको हम देखें, उसको राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर, एक मंदिर के जो जीर्णोद्धार के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रुख क्या था, और आज राम मंदिर पर प्रधानमंत्री मोदी का रुख है, तो उसका कारण क्या है। इस पर मुझे लगता है बहुत ही दिलचस्प बात होगी, क्योंकि नेहरू आज भी हिंदुस्तान के बहुत राजनीति में अलग अलग जगह उनको ये पार्टी भी कोट करती है, और दुनिया के मंचों पर भी आज भी प्रधानमंत्री नेहरू का नाम बहुत सारे उनके लोग लेते हैं। उसको अगर हम लोग कहें कि उनके साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो 20वीं सदी की सबसे महान शख्सियतों में एक थे, और जब तक 1946 में अंतरिम प्रधानमंत्री चुने जाने से लेकर 1964 में मृत्यु तक, खास तौर से 1950 में जब जो प्रधानमंत्री सरदार पटेल के निधन के बाद नेहरू के पास जैसा एकाधिकार था, वैसा सिर्फ तानाशाहों को ही नसीब होता है। यानी इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने सत्ता को उनके नियंत्रण में आई, उनके सामने कोई आवाज उस समय नहीं उठाई देती थी, और अगर उठती थी तो उसका हाल भी ऐसा ही होता होगा जैसा धनखड़ साहब का हुआ। ऐसा भी बहुत सारे लोग कह सकते हैं, क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि ये एक और
वो है। तो प्रधानमंत्री मोदी को अगर आप गौर करते हैं तो उनको भी ये आदत नहीं कि अपने सामने वो किसी को छोड़े। लेकिन दोनों में अंतर क्या है उस पर मैं बात करूंगा, हो सकता है आप इससे कंफ्यूज हो। लेकिन अगर वो कहें तो इन अखंडनीय सालों में जब उन्हें चमत्कारी व्यक्ति के तौर पर परिभाषित किया जाता था तो उनको कहा जाता है कि उन्होंने भारत के राजनीतिक ढांचे को ऐसा परिभाषित किया कि आज तक राजनेताओं, बुद्धिजीवियों, समीक्षकों, पत्रकारों और आम जनता के बीच में वो बहस चलती रहती है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक जो है, उन्होंने नेहरू की मौत के बाद एक परिचय छापा था, उसमें लिखा था जवाहरलाल नेहरू की कहानी समकालीन भारत की कहानी है जिसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने ही गढ़ा था। और ये उनके निधन के लगभग अगर आप इसको कहें तो 60 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन नेहरू आज भी अखबारों के पन्नों पर हैं। बल्कि 2021 में जब भारत कोविड की लहर से जूझ रहा था, उस समय बहुत सारे, बल्कि गल्फ न्यूज़ ने एक हेडलाइन लगाई थी कि भारत में कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया होता। उनकी मौत के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई कूटनीतिक वॉल्टर क्राकर ने दर्ज किया था, नेहरू पर इतिहास का जो भी फैसला हो, एक व्यक्ति या नेता के रूप में वो हमेशा उन दुर्लभ लोगों में गिने जाएंगे जिनका जीवन अविभाज्य बन गया था। भारत में नेहरू हर उम्र के लोगों का अभिन्न हिस्सा है। अब ये बातें मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक तो इन पर कोई विवाद नहीं होता था, इन पर कोई चीज़ नहीं खड़ी हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू के बाद उनकी बेटी, उसने सत्ता संभाली। उसके बाद जो छोटा सा समय आया 77 से 80 का, उस जनता दल के उन लोगों ने संभाली जो मुझे लगता है कि उस पद के सामने बहुत बोने साबित हुए और उनकी कोई पहचान वहां आज भी नहीं है। बहुत सारे लोग भले ही जातिगत आधार पर या फिर क्षेत्रवाद के आधार पर उनको इसके बारे में बताने की कोशिश करें, लेकिन इतिहास ऐसे नहीं सोचता है। फिर आगे 80 के बाद आपने फिर श्रीमती इंदिरा गांधी का दौर है और उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी का दौर है। लेकिन वो दौर इतिहास में इस तरह का नहीं होता कि उसकी अलग चीज, हालांकि भारत की एक कंप्यूटर क्रांति और ये सब चीज पर एक नई सोच के साथ जब शुरुआत हुई थी वो हो सकती है। लेकिन आप उसके बाद भी अगर देखते हैं तो फिर वो दौर होता है जो जिसके भारत के इतिहास पर तो असर पड़े, चाहे वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो या फिर आपने देखा देवेगौड़ा, गुजराल, इन सब का जो दौर है वो दौर हिंदुस्तान को कहीं ऐसी जगह नहीं ले जाता जहां से हम कोई एक अलग चीज देख पाए। यानी एक उसको हिंदुस्तान की राजनीति में जरूर उसका असर आपको दिखेगा, जो इंटरनेशनल उसको पॉलिटिक्स को देखते हैं, यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स को। लेकिन जब इतिहास बहुत लंबे समय पर बात करेगा तो उसमें वो लोग शायद इतने अप्रासंगिक होंगे या उनके नाम शायद कुछ लाइनों में सिमट जाएंगे। फिर उसके बाद एक चेहरा, यूं तो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं उनको उसी दौर में रखूंगा जिस दौर में बाकी सबको रखा जाता है। इसके बाद शुरू होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर। ये दौर लगभग ऐसा ही है जैसे हम नेहरू के दौर की बात करते हैं। नेहरू को अगर हम इस तरह देखते हैं कि उन्होंने वो भारत रचा जिसको गढ़ा उन्होंने उस समकालीन भारत को उस समय के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद इस देश के इतिहास को उसी तरह गढ़ा और शायद उस पर इतना ही असर छोड़ा है कि जब वो पद छोड़ेंगे तो लगभग 2 दशकों 3 दशकों तक उन पर चर्चा होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री वो उनको कोई इस तरह से किताबों के अंदर ले जाएगा जैसे कभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चले गए हैं या गुजराल चले गए या दूसरे लोग चले गए हैं। नहीं, वो हमेशा अखबारों की सुर्खियों पर अगले 20-30 सालों तक इस देश के, अभी तो वो खुद ही पद संभाल रहे हैं, लेकिन जब पद छोड़ेंगे, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं, उस नैरेटिव पर बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है शुरुआत करते हैं, आखिर नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर का मुद्दा क्या था और नेहरू के लिए सोमनाथ, पंडित नेहरू, माफ कीजिएगा अगर मेरी किसी उससे वो लगे, मैं किसी को भी वो नाम इसलिए ले पा रहे हैं वरना मैं दोनों का रेस्पेक्ट के साथ गुणगान कर रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। चलिए, दोनों भारत की ये जो दोनों की ये वो है, इस पर हम बात करते हैं तो दोनों ही भारत की धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक पहचान और राज्य धर्म के संबंधों की बहस का केंद्र होता है।
ये घटनाएं सिर्फ मंदिर निर्माण तक नहीं है। मैं इसीलिए मैंने ये घटना को पहले लिया है क्योंकि ये राष्ट्र की मूलभूत अवधारणा पर दो विपरीत विचारधाराओं को दर्शाती है। दो ऐसी विचारधाराएं जो एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। शुरुआत होती है सोमनाथ से। भारत आजाद हुआ है, भारत के ऊपर इतने बार हमले हुए और हमलों का अगर कोई चेहरा एक उतार दे, आप एक शक्ल दिखाने की कोशिश करें कि हिंदू कल्चर या हिंदू इस सिविलाइजेशन को सबसे ज्यादा अगर पीड़ित करने का, उस पर अत्याचार करने का कोई एक फोटो आपको दिखे तो आप सोमनाथ मंदिर को दिखा सकते हैं। आप सिर्फ सोमनाथ के टूटे हुए मंदिर के विध्वंसावशेषों से बता सकते हैं कि इस देश की सभ्यता ने क्या क्या देखा है। लेकिन जब आपके हाथों में सत्ता आती है, जब आप आजाद होते हैं, अगर इसको बहुत ज्यादा भी नहीं कहें तो 800 साल 500 सालों का मुगलों का वो पीरियड, 1200 उससे लेकर 1192 से दिल्ली पर मुगल शासन शुरू होता है। अलग अलग मुगल का मतलब मुस्लिम शासन, क्योंकि ये हो गया है, वरना वो तो सल्तनत गुलाम वंश से शुरू हुआ था। लेकिन आप इसको 1707 तक औरंगजेब तक का समय गिन सकते हैं, जो लगभग 500 साल तक का वो आतंक, वो तमाम अत्याचार, वो नफरत, वो सब हिंदुस्तान को मिटाने की कोशिश, वो सब है। उसके बाद फिर आप जो 1764 से शुरू करते हैं, वैसे तो प्लासी की वॉर से शुरू कर सकते हैं अंग्रेजों के साथ, उस वक्त की तमाम गुलामी के बाद अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो आपके अंदर क्या होगा कि आप उन घावों को मरहम लगाएं जिन पर सभ्यता की लड़ाई में घाव किए गए। तो सबसे पहला इसका मदन था कि सोमनाथ मंदिर, और ये बात बिल्कुल समझ में आई जैसे ही आजाद हुआ तो सोमनाथ मंदिर को भारतीय इतिहास का एक, संस्कृति का एक प्रतीक मान के उसे कई बार लूटा ध्वस्त किया गया। तो इसके लिए पुनर्निर्माण ही भारत की धर्मनिरपेक्षता की पहली लड़ाई शुरू हो गई। इसमें 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ रियासत के भारत में, चूंकि जूनागढ़ आपको मालूम है बाद में रियासत उसका नवाब चाहता था, वो चूंकि जो भुट्टो के पिता थे उनका यही ख्याल था कि इसको पाकिस्तान में मिला देना है। तो वो ये खानदान भुट्टो का हिंदुस्तान के खिलाफ जहर से भरा हुआ है, शुरू से उसके खून के अंदर है ये। तो वो दीवान हुआ करते थे वो जूनागढ़ के, मैं उसके नवाब का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको कुछ अलग बताने के लिए। तो जूनागढ़ के रियासत के विलय के साथ ही उन्होंने संकल्प लिया सरदार पटेल ने कि भारत का मंदिर के सोमनाथ का जीर्णोद्धारी भारत की आत्मा को वो देगा। महात्मा गांधी ने भी उस समय इस विचार का समर्थन किया। बस एक चीज उन्होंने जोड़ दी जो उनकी आदत थी कि साहब निर्माण सार्वजनिक धन से नहीं होना चाहिए, यानी सरकार से नहीं उसमें कोई पैसा हो, बल्कि लोगों के स्वैच्छिक योगदान से होना चाहिए। जब ये तय हो गया कि ये मान लिया गया कि हाँ भारत के सरकार के कोई पैसे से ये निर्माण नहीं होगा, तो एक ट्रस्ट बना, सोमनाथ ट्रस्ट बनाया जाएगा। इस पर मतभेद शुरू हुआ कि एक ट्रस्ट बनेगा। पंडित नेहरू ने इस जीर्णोद्धार में सरकारी भागीदारी और उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति की उपस्थिति का मुखर विरोध किया। उनका तर्क था धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धांत, कि भारत, नेहरू का मानना था भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है भारत का कोई धर्म नहीं होगा और ये किसी भी धार्मिक गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। उसके लिए राष्ट्रपति, जो राज्य का मुखिया का, एक धार्मिक समारोह में शामिल होना धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। राजकीय प्रतीक से बचाव की बात की उन्होंने, कहा कि यदि एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के तौर पर इसको देखा जाएगा तो जिससे बाकी अल्पसंख्यकों के अंदर में असुरक्षा की भावना पैदा होगी। उन्होंने इसे एक पुनरुत्थानवादी कदम के तौर पर देखा जो आधुनिक भारत को धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से भटका सकता है। आप ये सोचिए, धर्मनिरपेक्षता पर बहस हो चुकी थी संसद में, उस पर मतलब जब संविधान सभा में बात हो रही थी उस पर बात हो चुकी थी कि भारत के अंदर अंतर्निहित है, लेकिन नेहरू इसको अलग करने की कोशिश कर रहे थे। उनका इसका वो इसलिए भी कहते थे कि ये जो बर्बरता का, अतीत की बर्बरता के प्रतीक के रूप में इसको देखा जाता था, ये सांप्रदायिक विभाजन और गहरा कर देगा। अब इसके बाद नेहरू के विरोध के बावजूद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1951 में गए, उन्होंने उसमें भाग लिया और अपने भाषण में कहा, यह मंदिर हमारी गौरवशाली विरासत और हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हमें याद दिलाता है कि भले ही समय के साथ इमारतें ढह जाएं, हमारी संस्कृति हमेशा जीवित रहती है। लोगों ने इसको कहा कि साहब ये नेहरू की बहुत ईमानदारी है, वो धार्मिक भावना के विरोध में नहीं थे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के प्रति सैद्धांतिक विश्वास से। अब उनका सैद्धांतिक विश्वास ऐसा था कि उन्होंने बाबर को एक महान योद्धा बता दिया, अकबर को सहिष्णु सम्राट बताया, बहुत सारी चीजें थी उनकी, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। उन्होंने ये कहा कि साहब उनको डर था, नेहरू को ये डर था कि राज्य द्वारा किसी धार्मिक पक्षपात से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। यानी जिस देश का डिवीजन हो चुका हो सांप्रदायिक आधार पर, उस देश में सांप्रदायिक तनाव मौजूद है।
देश का हिस्सा जा चुका, टूट चुका देश, लेकिन सांप्रदायिक तनाव वहीं का वहीं मौजूद है। नेहरू उस समस्या को नहीं सुलझा रहे थे। नेहरू एक कॉस्मेटिक चीज को कर रहे थे कि नहीं, ये चेहरा क्या है इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर जो पानी लगा रहा है इससे मुश्किल है, इसका मुंह धोना मुश्किल होगा। खून से मुंह धुल रहा था उस वक्त देश का, लेकिन ये हुआ। खैर चलिए, इसके बाद अब हम लोग राम मंदिर की तरफ आते हैं, क्योंकि लंबा विषय है, इस पर तो कई दिन भी बात हो सकती है, तो कम होगी। नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर, जब आपने देखा राम सबसे लंबे समय तक चला ये धार्मिक विवाद जो है, संवेदनशील था, इस पर वो हर एक मुकाम पर शामिल हुए। अयोध्या आंदोलन का जब ये शुरुआत की गई 84 में, जब मीनाक्षीपुरम में जो सैकड़ों दलित परिवारों को मुस्लिम बनाया गया, उस वक्त ये लगा कि हिंदू को कि ये क्या हो रहा है। जैसे अभी जिस तरह धर्मांतरण के मामले आए, जिस तरह तमाम चीजें एक के बाद एक सामने आ रही, तो एक समाज धक्का खाता है, एक सोसाइटी को धक्का लगता है, ये क्या हो रहा है। वो उसके मूल्यों से ज्यादा, वो मूल्यों पर आधारित सोसाइटी होती है, लेकिन अगर उसके मूल्यों के साथ एक धोखा देकर उसके साथ कुछ किया जाता है तो उसको धक्का लगता है। ऐसा धक्का अभी भी लग रहा है, और उस समय 1984 के बाद आपको मालूम है फिर इसके बाद की कहानी कैसे शुरू होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त से इस आंदोलन के साथ जुड़े और इस आंदोलन को बनाए रखा। वो अब न्यायिक प्रक्रिया हुई, आपको मालूम है 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने रामलला की विवादित भूमि जो है रामलला विराजमान को सौंप दी, और ये एक ऐतिहासिक फैसला था। मोदी सरकार ने तुरंत एक ट्रस्ट का नियम किया। आप गौर कीजिए, मोदी सरकार ने तुरंत एक ट्रस्ट बनाया और इसका नाम रखा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और प्रधानमंत्री ने फिर इसका 5 अगस्त 2022 वो तारीख कोई नहीं भूलेगा, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिस्सा लिया। यानी राष्ट्रपति को मना करने तो बात दूर है, राष्ट्रपति को बाद में उसका भुगतना पड़ा। लोग कहते हैं कि आखिरी उनके संस्कार के वक्त भी प्रधानमंत्री नेहरू ने जो बेरुखी दिखाई, जिस तरह किया, वो उसका रिश्ता सोमनाथ मंदिर में जाने से है। वो उनकी नाराजगी साफ थी, उन्होंने बहुत नाराजगी दिखाई थी। यहाँ वो खुद पहुंच गए और उन्होंने कहा भारत के किसी भी सेवा, ये पहला था जब भारत के किसी सेवारत प्रधानमंत्री ने किसी धार्मिक मंदिर के निर्माण समारोह में इस तरह की भूमिका निभाई हो। तो ये 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किया। ये भी एक स्पष्ट संकेत था कि भारत जो है इसको एक धार्मिक घटना के तौर पर नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के तौर पर देखता है। ये उन प्रधानमंत्री का होता। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा एक अंतर के तौर पर अगर हम उसको देखें तो ये पहला अंतर आपको दिखाई देता है। अब अगर हम लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मुझे लगता है कि उन दोनों की ये देखना चाहिए कि आखिर कितनी यात्राएं हुई हैं और क्या है नेहरू की विदेश नीति और हमारी विदेश जो इस समय मोदी की विदेश नीति है वो क्या कहती है। अगर हम लोग इन दोनों की हमारी नीति होगी, क्योंकि देश हमारा ही है और दोनों हमारे प्रधानमंत्री थे, तो मुझे लगता है कि उस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विदेश नीति के प्रति उतना ही लगाव था जितना आपको प्रधानमंत्री मोदी में दिखाई देता है। मोदी भी दुनिया के अलग अलग देशों में है, मैं अभी देखूंगा रिकॉर्ड कहता है कि शायद वो 78 देशों से ज़्यादा की अभी तक यात्रा कर चुके हैं। नेहरू लगभग 50 से 60 तक की थी। आपको ये अंतर करना पड़ेगा कि उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट्स के साधन थे, यानी आपके जो प्लेन थे वो किस तरह के थे, उस समय कितना लगता था, तमाम चीज़ें थी। इसके बावजूद नेहरू ने, और लंबे समय तक उनका कार्यकाल रहा, चूँकि उनका कार्यकाल अभी ये तो 4078 दिनों का इन्होंने किया है पूरा, उन्होंने 6126 जो मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने इतने ज़्यादा समय में इतना किया था। लेकिन उसके पीछे उनका बाहर जाने से ज़्यादा उस वक्त की तमाम चीज़ें गौर कर रहे थे। तो मैं आपको उस पर हम लोग बात करते हैं कि भारत की जो चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में करते हैं, हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कोशिश कर रहे थे कि वो एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी उनका वो चाह रहे थे, चूंकि जो उन्होंने सीखा था 1927 की उस यात्रा में जो उन्होंने अपने पिता के साथ सोवियत रूस की थी और कई देशों में वो गए थे, उस वक्त से ही उनको एक सोशलिज्म का एक आइडिया उनके जहन में था। तो उस पर भी मतलब लंबी बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक नव राष्ट्र के लिए उन्होंने जो उनको उसके उस समय के माहौल के हिसाब से उनको लगा कि वो कोल्ड वार में फंसने की बजाय या किसी के एक साथ खड़े होने की बजाय वो कोशिश करेंगे कि एक मुखर और व्यवहारिक, मतलब एक आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी पर, यानी एक बहुत ही ज़्यादा उनको लग रहा था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक विदेश नीति हमको अपनानी चाहिए, और उस पर उन्होंने कोशिश की कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और उन्होंने बांडुंग सम्मेलन के साथ, जिसमें उन्होंने सुकार्णो, सुहार्थो, इन सब के साथ
शायद उस समय वो भी थे मिस्र के, वो वहाँ भी थे, तो उन लोगों ने मिलकर एक नए आंदोलन की नींव रखी। यानी वो भी लीडिंग करना चाहते थे, लेकिन आइडिया उस वक्त दूसरा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो सबसे पहले तो उन्होंने हिंदी, सबसे पहले उस समय मैं बता दूं कि उस समय कोई भी भाषा, हिंदी का कोई मतलब रहा होगा मुझे असंभव लगता है, क्योंकि 2014 से पहले भी विदेश मंत्रालय में अगर कोई हिंदी बोलता हुआ पकड़ा जाए, क्योंकि पकड़ा ही जाना होता था उस समय, कोई बोलना, पत्रकारों की भी, बेचारों की, बहुत सारों की हिंदी का मतलब नहीं था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आकर इसको ज़मीन से जोड़ा, और उनके समय आने के बाद ये विदेश नीति लगी। विदेश मंत्रालय कम से कम लगने लगा इस देश का है, इस देश का विदेश मंत्रालय है, क्योंकि वहाँ जाके आप हिंदी में बात करने का मतलब ये नहीं कि सर वो कोई और भाषा में बात करते, तमिल में, तेलुगु में तो नहीं लगता, तब भी लगता, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश से बाहर निकल के आया, ये मैं बात कर रहा हूँ। अब ये उन्होंने ज़्यादा मुखर और व्यावहारिक, जिससे हमको फ़ायदा मिलेगा उससे हम बात करेंगे। ये मौजूदा समय में तेल के मामले में बहुत सारे लोग अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन मालदीव की वापसी भी बताती है कि राजनीति में क्या क्या होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप किस तरह। श्रीलंका आपके साथ उस समय भी खड़ा होता है, जबकि चाइना ने उसको इतना ज़्यादा लोन दिया। आप अपने देश में देख सकते हैं पैसे के लिए आदमी क्या कर रहा है, तो राष्ट्र क्या कर रहे होंगे ये भी सोचा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप मालदीव, श्रीलंका, इन तमाम देशों के साथ आपकी राजनीति किस तरह काम कर रही है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग देखें पाकिस्तान के, तो जो पाकिस्तान को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू कोशिश कर रहे थे कि वो जो है भारत एक स्वतंत्र मार्ग बने और किसी के गुट में ना आए, ना दबाओ, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को खुला छूट दे दी गई। उसका फ़ायदा पाकिस्तान को ये मिला कि पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो उन सब में उनके समय ही ज्वाइन कर लिया था, और भारत को 62 के वॉर के वक्त जो मदद नहीं मिली दोनों तरफ से, हालांकि ये कहा गया शुरुआत में अमेरिका ने किस मदद की, लेकिन नेहरू जिस आइडिया के साथ उस समय विदेश नीति चला रहे थे, मुझे लगा उस वक्त से उन्होंने उसको शामिल नहीं किया, और बस उनको उनका कहना ये था कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, पंचशील जो चाइना के साथ हमने अपनाया था, उसका नुकसान हमको क्या हुआ, इसके बाद हम लोग जो है उनकी युद्ध में बुरी तरह हारे। उन्होंने जो कोशिश की थी वो ये था, लेकिन ये नैतिक तटस्थता का एक भ्रम था जो टूटा। यानी ये एक पॉलिटिक्स ऐसी रही जिससे भारत को नुकसान हुआ, क्योंकि कश्मीर के इशू को ले जाकर भारत एक भी बार वहाँ अपने लायक कोई भी प्रस्ताव हासिल नहीं कर पाया। यहाँ तक कि डिक्सन प्लान भी भारत के अगेंस्ट कश्मीर वाले मसले पर, और कश्मीर के बाद हम लोग चाइना वाले मसले पर बुरी तरह से हो गए। 1962 के भारत चीन युद्ध ने दिखाया था कि आदर्शवाद पर आधारित नीति हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होती, और नेहरू ने चीन के इरादे समझने में गलती की, और यथार्थवादी रक्षा नीतियों को उन्होंने नज़रअंदाज किया। उनका झुकाव सोवियत संघ की अधरता, तभी ये कहा जाता है। लेकिन अगर हम अब देखते हैं, उसके बाद पाकिस्तान का बता चुका, उसके बाद चाइना का देख चुके हम लोग क्या नुकसान हुआ। अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ जाते हैं तो उन्होंने कहा कि एक टोकरी में सारे अंडे नहीं, हमको अलग अलग जगह रखना है। भारत अपने राष्ट्रीय हित साधने के लिए विभिन्न देशों और शक्ति गुटों के साथ एक साथ संबंध बनाएगा, बिना किसी एक के साथ स्थायी गठबंधन। यानी एक कहा गया प्रैग्मेटिक और आउटकम ओरिएंटेड पॉलिसी इस समय शुरू हुई। ये जो है पड़ोसी प्रथम, ये पहले कोशिश की थी उन्होंने, पहले उसमें जब बुलाया था सार्क के लोगों को, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़, फिर उन्होंने उसको एक्ट ईस्ट में बदला। ये उस समय भी था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से क्वाड, ब्रिक्स, SCO, G20, इन सब में भारत ने अपनी उपस्थिति को बढ़ाया, अपने उसको बढ़ाया, तो ये एक अलग बात है। हालांकि इस पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि व्यक्तिकीकरण, यानी मोदी अपने से ऑपरेट करते हैं, तो ये तो उस समय भी थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदर्शवाद की इस समय कमी है। आदर्शवाद की बहुतायत का जो फायदा भारत को मिला वो 62 की हार का मिला। इसके अलावा जो दूसरा हुआ वो कश्मीर के वहाँ जाने पर हुआ। इसीलिए मुझे लगता है कि नेहरू के आदर्शवाद और इसके बीच में जो टकराव था वो था। पंडित नेहरू चीन को हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे। चीन को स्थायी सुरक्षा में दिलाने के लिए उन्होंने नारा लगाया और कहा कि एशिया के 2 बड़े देश मिलके स्थायी सदस्यता दिलाने में उन्होंने मदद की थी। भारत और चीन मिलके वैश्विक शांति और विकास के लिए काम करना चाहेंगे। बहुत सारे दर्शकों को लगेगा कि शायद उनको क्यों दिलाया, क्योंकि जो पहले मूल चीन था, जो राजा चाई काई शेक जो है, वो वहाँ से भाग के फिर दूसरी जगह आ गया था। यानी चाइना 2 हिस्सों में बट गया था, एक माओ
जो माओ उस समय लॉन्ग मार्च का निर्णय कम्युनिस्टों का था, और दूसरा चांग काई शेक जो पहले थे वो वहाँ से भाग के ताइवान चले आए। तो ताइवान का चूंकि वही उस समय था सुरक्षा परिषद में उस समय, तो उसको चीन को बदले में शामिल कराने में नेहरू की बड़ी भूमिका थी। तिब्बत और पंचशील, हमने तिब्बत को जाने दिया। भारत ने 1954 में तिब्बत को चीन के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी, और नेहरू की उम्मीद थी कि इससे भाई भारत को फायदा होगा। आज तक तिब्बत के जाने का नुकसान है, आपके और चाइना के बीच में कोई बफर स्टेट नहीं है, वरना पहले तिब्बत एक बफर स्टेट था। और सबसे बड़ी दर्दनाक अध्याय तो वो था कि जो 1962 की हार थी, मैकमोहन लाइन को चीन ने इनकार कर दिया था और अक्साई चीन मांगा था। तो मुझे लगता है कि ये जो है भारत पे जो चीन का वो मामला था, नेहरू ने चीन के इरादों को समझने, भोलापन दिखाने की बात है, रक्षा तैयारियों को, और फॉरवर्ड पॉलिसी यानी बिना किसी पर्याप्त ताकत के उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी बनानी शुरू कर दी थी, जिसका नुकसान हुआ कि चीन ने भारत को आक्रमणकारी घोषित किया, बिना किसी उसके अटैक करने के लिए कहा। तो ये सारी चीज़ें उनके जाल में फंसने जैसी थी। अभी चाइना से फिर भारत को गलवान में टकराना पड़ा, लेकिन महज 5 साल के अंदर एक बराबर के लेवल पे। बहुत सारे आलोचना करने वाले उस किलोमीटर को गिनते हैं जो इस सरकार के आने से पहले चाइना के कब्जे में था। आज दुनिया में जिस समय आप चाइना के सामने खड़े हैं, चाइना दुनिया में इस समय बहुत सारे मामलों में अमेरिका से ऊपर की ताकत हो चुका। उस वक्त चाइना एक ऐसा राष्ट्र था जिसके पास अपने खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो एक इस तरह की स्थिति के समय नेहरू निपट रहे थे। और एक ये है पंडित नेहरू का, अगर मैं ये कहूँ राष्ट्र की अवधारणा को लेकर, अब हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर छोटा छोटा करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको वो होगा। राष्ट्र की अवधारणा समावेशी बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उनका जो कहना था भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, लेकिन यह एक असन राष्ट्र है और इसमें विविध संस्कृतियां भाषाएं सह अस्तित्व में रहती हैं। वो ये कहते थे कि धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र का आधार होगी, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी नागरिक समान माने जाएंगे। इसके बावजूद अल्पसंख्यकों को उन्होंने तुष्टीकरण पर मिला। और ये जबकि वो नरेंद्र मोदी का बयान इसी मामले में है कि हमारा लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहां सांस्कृतिक विरासत का सम्मान हो और राष्ट्र सर्वोपरि हो। ये जो राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म से ऊपर की बात करता है, जबकि वहाँ धर्मनिरपेक्षता के बावजूद अल्पसंख्यकों को ये छूट दी गई थी कि वो अपनी मान्यताओं के लिए कई बार राष्ट्रगान भी मत गाइए। ये सब फैसले आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में आकर हुए। जकोवाइट्स वाला एक मामला था जो केरल के स्कूल का 3 बच्चों ने जो अपील की थी कि हम लोग राष्ट्रगान नहीं गा सकते, हमारे धार्मिक उसके अलग है, और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। ये सब चीज़ें उसी की बात थी। इसके अलावा अगर आप बाजार के एजेंडे हुए तो नेहरू समाजवाद के प्रति इतने ज़बरदस्त वो थे, हमारे बांध, हमारे कारखाने, बिजली घर, आधुनिक भारत के तीसरे, वो भारत को समाजवाद की तरफ बढ़ना होगा ताकि गरीबी और असमानता को दूर किया जाए। और अब ये तमाम एक्सपर्ट्स बता चुके वो समाजवाद का वक्त हमारे लिए सबसे खतरे का वक्त रहा, जब भारत एक उन्मुक्त व्यवस्था में जाकर अपने लिए कोई नई जगह ढूंढ सकता था। उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन भारत में जो डैम बने, भारत में जो तमाम चीज़ें हुई, उनके लिए नेहरू को श्रेय दिया जाता है। उन्होंने हमारे बांध, हमारे कारखाने और हमारे बिजली घर आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल है, इस नारे के साथ उन्होंने ये कहा था। लेकिन ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी उसने लगातार, चूंकि आप करप्शन रोक नहीं पाए, ऐसा कोई सिस्टम खड़ा नहीं किया, और आखिर में वो इतने बड़े बोझ बन गए कि आपको एक एक करके बाद में राजीव गांधी के समय या फिर मनमोहन सिंह के समय पूरे का पूरा आपने उस दौर को बदला। माफ़ कीजिए, मैं मनमोहन सिंह को 10 साल को उस कार्यकाल को नहीं जोड़ रहा था, मैंने इसलिए भी नहीं जोड़ पाया क्योंकि मनमोहन सिंह का कार्यकाल बहुत सारी चीज़ों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उसमें उनकी भूमिका उतनी ही होगी जैसे किसी का किताब के अंदर कोई अंक पर कोई फुल स्टॉप या कोमा का चिन्ह होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से सोनिया गांधी के समय की सरकार थी। तो और मोदी जो है पूरी तरह मार्केट पर आधारित ले आए। विदेश नीति आपको मैं बता चुका कि उस पर एक लंबा, अब उनके बयान है कि भारत अब अतीत की झिझक को छोड़कर वैश्विक मंच पर मुखर हो रहा है। उन्होंने जो गुट निरपेक्षता, ये तो वैसे ही विदा हो चुका, इसका कोई मतलब नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। लोकतंत्र और संस्थाओं के सम्मान में, लोकतंत्र को वो कहते हैं सिर्फ सरकार का एक रूप नहीं बल्कि जीने का तरीका है, ये नेहरू कह रहे थे। तो उसी की तरह से लोकतंत्र हमारी आस्था है, ये मोदी जी ने भी कहा। तो बहुत सारे इन दोनों के, अगर बड़ा दिलचस्प है कि दोनों के अलग अलग इशू पर देख सकते हैं। अभी बहुत सारे इशू हैं जिन पर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इशू मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे थे, जिस पर मुझे बात करनी थी, चूँकि आज का दिन था। और जो इस पर
बात करके लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। नेहरू के वक्त बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये हमारा है, और साथ ही कहा कि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए माहौल बनाना है। जबकि बाजार में समाजवाद में वही था कि वो एक आधेड़ मॉडल था। मुझे लगता है कि अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर बात कर सकते थे, लेकिन ये वीडियो बड़ा हो रहा है। आज के दिन मुझे लगता है दो प्रधानमंत्रियों पर बातचीत करना, और एक अगर मैं उसको देखूं कि वो मुस्लिम्स उसको लेकर बहुत सारे उस इशू पर डिवीज़न हुआ था। अलग अलग बयानों के माध्यम से मैंने कोशिश की कि उनको मैं देख सकूं। एक मुस्लिम्स को लेकर उनका जो पूरा का पूरा ये था कि वो किस तरह देखते हैं। दोनों में उन्होंने माफ़ कीजिएगा, मैं यात्राओं का लेखा जोखा आपको देना भूल गया था, मैंने लिखा हुआ अलग अलग जगह पर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 50 से 60 देशों की यात्राएं की। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद की मैंने स्थिति की। उस समय कम उड़ानें, लंबी यात्रा अवधि और वैश्विक राजनीतिक पर्यवेक्षक को देखते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा गए। 1955 में बांडुंग अधिवेशन जिसमें मैंने बताया गुट निरपेक्ष आंदोलन। सोवियत संघ 1955 में गए। चीन 1954 में गए। यूगोस्लाविया, मिस्र जैसे देशों का और ख़ासतौर से अफ्रीकी और एशियाई देशों की उन्होंने यात्राएं की ताकि वो गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत कर सके। नेहरू की यात्राएं अक्सर लंबी होती थी, कई देशों को एक साथ कवर किया जाता था। व्यक्तिगत माध्यम से मतलब संबंधों के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर और आदर्शवादी विदेश नीति को स्थापित करना था। अगर हम नरेंद्र मोदी का देखें 2025 तक के आंकड़े जो जुलाई तक के हैं, लगभग 78 देशों की यात्रा की है। कुल यात्राओं में 90 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय की है। एक यात्रा में कई देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं अलग अलग वो उन्हीं देशों को लेकर होगा। 2025 में 5 देशों की यात्राएं, 2024 में 16 देशों की, 2023 में 11 देशों की, 2022 में 10 देशों की, 2021 में 4 देशों की। और ये तमाम जगह पर अगर हम लोग देखें, नेहरू के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम समय में अधिक यात्राएं की। लेकिन इसका बड़ा कारण आज का बदलता विश्व और आधुनिक यात्रा के साधन है, जिसमें कम समय में आप अधिक देशों की यात्रा करते हैं। और नेहरू की कोशिश ये थी कि वो नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाना चाह रहे थे और गुट निरपेक्षता, और उनका आदत था विश्व शांति के लिए। मुझे पता नहीं उनका क्या आइडिया, बहुत सारे उनके आलोचक अब तो बीजेपी के ये भी कहते हैं कि साहब वो नोबेल प्राइज़ की एक तलाश थी, लेकिन वो एक बड़ा वो था। जबकि मोदी सीधे तौर पर भारत की ताकत, आर्थिक ताकत और रणनीतिक ताकत को पेश करते हैं और सीधा तुम मेरे देश को क्या दोगे, मैं तुम्हारे देश को क्या दूंगा, इस तरह से सीधा वो करते हैं। मोदी अक्सर बड़े जनसंपर्क प्रोग्राम करते हैं, वो अक्सर शांत कूटनीति का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये दोनों की विदेश नीति का मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग वो हो सकता है जिस पर करें। सीमा विवाद पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से, और भारत के साथ तो गलवान वाला मसला हुआ था, अब फिर वापस हुआ है। तो आर्थिक निर्भरता कम की गई है और सब चीज़ें एकजुटता पर विदेश नीति का मुझे लगता है कि हमने अलग अलग बातें की हैं। बाकी और भी बातें हो सकती हैं इस पर, इसको बहुत बड़ा भी प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन आज के लिए अभी इतना ही। फिर आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और